चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9 थ्री मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि 2021 और 22 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2022 में दे रहे हैं क्लास 9 का एग्जाम, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका सेट सेकंड है। इससे पहले मैं आपको सेट फर्स्ट बता चुका हूँ, वो भी ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से देख सकते हैं आप सेट फर्स्ट। तो फिलहाल की आपको बताने जा रहा हूँ मैं आज की वीडियो में सेट सेकंड। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो फ्रेंड्स इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को जरूर ही देख लीजिएगा। तो सामान्य निर्देश आपके सामने है। पहला निर्देश क्या कह रहा है, कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 40 दी जाएगी। यानी कि आपके सभी वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके सामने दी जाएंगे वो सभी वैकल्पिक होंगे, अर्थात वो सभी ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और थर्ड वाला कह रहा है सभी प्रश्न एक अंक स्तरीय हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको एक अंक मिल जाएगा। अगर आपने 40 क्वेश्चन के जवाब दे दिए तो आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि पूर्णांक यानी कि 40 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है, जो कि किसके लिए है, तो जेएसी बोर्ड के लिए, यानी कि झारखंड बोर्ड के लिए खासकर महत्वपूर्ण है, और सभी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपका सभी एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि एनसीईआरटी बेस्ड है। इसलिए आप सभी, यानी कि अगर आप किसी भी बोर्ड से हो तो आप देख सकते हो इस वीडियो को अंत तक। तो फिलहाल के शुरू कर रहे हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो आपको बता रहा हूँ कि कौन सी परिमेय संख्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि वह, यानी कि वह संख्या जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय कहते हैं। क्या दो, यानी कि 2 माइनस √5, क्या इसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो नहीं, इसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट वाला है कि क्या 2√7 अपॉन 7√7, क्या इसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ, इसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2/7 आपको यहाँ पर बचेगा, जो कि पी अपॉन क्यू के रूप में है। इसलिए ये एक यानी ये एक आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी, और ये भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है, और 2π भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता होगा, यानी कि 1/7, यानी कि आपके 2/7 जो होगी वही परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो चुका है। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि शून्य क्या है, शून्य क्या है, क्या परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है या फिर पूर्ण संख्या है या फिर प्राकृतिक संख्या है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हो तो उस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और लास्ट बार में आपको बताना, वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितना स्कोर कर रखा है। तो शून्य क्या है, तो शून्य एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि शून्य के बटे में जब हम 1 रख देते हैं तो वह पी अपॉन क्यू के रूप यानी कि धारण कर लेता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसलिए ये क्या होता है, इनकी ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बटे में 1 लिख दो या फिर 2 लिख दो या फिर कितने ही लिख दो, उस पर कोई फर्क नहीं रहता, वो हमेशा 0 का 0 ही रहता है। इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है। यहाँ पर कह रहा है 0.3 वार इनके बराबर क्या होता है, तो आपको यहाँ पर दे रहा है 0.3 वार। क्या ऑप्शन नंबर पहला वाला यानी कि 1/3, क्या यह आपका सत्य हो जाएगा, या फिर 3/10 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 10/3 होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ 1/3 होगा, वही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि 0.3 यानी कि आपका यहाँ पर बचेगा 0.3, फिर आपका एक बचा, फिर 0.3 यानी कि 3 आपको इस तरीके से चला जाएगा। इसलिए तो आपका बराबर में क्या जाएगा, तो 0.3 बार हम लिख सकते हैं। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है। यहाँ पर कह रहा है कि 1/√2 का परिमेयकरण करना है आपको। वेरी मोस्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन, हर साल फंसता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1/√2 का आपको परिमेयकरण करना है। तो किस तरीके से परिमेयकरण करते हैं, तो आपको वो देखना होगा। तो जो नीचे संख्या दी जाती है उसके हम विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिलहाल कि यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है, इसलिए हम इसी से ही ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो आपका एक में जब गुणा करते हैं √2 से, तो आपका √2 यानी कि √2 एक हम √2 हो जाएगा, और √2 की जब नीचे से करते हैं तो आपका √2 इंटू √2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो √2 और बटे में आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि √2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आपका 2 आता है निकल कर, तो √2/2 यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन 5 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है 36 का मान क्या होगा, तो आपको इसका भी मान बताना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन 5 आपको देखना होगा कि 36 का मान क्या होगा। तो जब भी किसी भी संख्या की पावर जब 1/2 दी जाती है, तो हम उसी संख्या का क्या निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट निकालते हैं, इनके वर्गमूल निकाल देते हैं, क्योंकि 1/2 का मान ही यही होता है कि 1/2 का यही यानी अर्थ होता है कि उस संख्या का हमें क्या निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालना है, इनके वर्गमूल निकालना होता है। अगर यहाँ पर पावर 1/3 होती, यानी कि अगर 36 1/3 होती, तो हम इसी संख्या का घनमूल निकालते।
फिलहाल कि यहाँ पर 1/2 है, इसलिए हम इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी कि वर्गमूल निकालेंगे। तो 36 का जब हम अंडर रूट में होता है तो आपका यहाँ पर 6 × 6 यानी कि आपका जो आता है आंसर का निकल कर आता है, तो आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा निकल कर, यानी कि यहाँ पर 6 आंसर होगा, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा और समझना होगा कि 64 दी पावर 1/2 का मान क्या है, तो आपको ये भी देखना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर वही रूल लगेगा जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो अंडर रूट में 64 आपका चला जाएगा, तो आपका 8 8 जा यानी कि 8 8 जा क्या होता है आपका, तो आपको पता होगा 64 होता है, तो आपका यहाँ पर 8 आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, इसमें से आपको बताना होगा। तो ऐसी संख्या जिसकी घात 2 नहीं है, तो ऐसी संख्या को हम बहुपद यानी कि जिसकी घात 2 है तो उसे हम बहुपद कहते हैं, और जिसकी घात 2 से कम है तो उसे हम बहुपद नहीं कह सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला वाला आपको क्या कह रहा है कि 4s दी पावर 2 - 3s + 7 ये एक बहुपद है, और y² + √2 ये भी एक बहुपद का ही रूप है, और s दी पावर 10 + y³ + 10 की पावर यानी t की पावर आपकी 50 है, तो ये भी एक बहुपद का ही रूप है, क्योंकि इसके काफ़ी ही हल हो जाएंगे। बट y + 2y यानी 2y बाई यानी कि ये एक यानी कि बहुपद नहीं है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन त्रिघात बहुपद है, आपको ये बताना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि जिस बहुपद की घात 3 होती है तो ऐसे बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहले में आपका यहाँ पर 2 घात दी जा रही है, तो इसलिए ये द्विघात बहुपद है, बट ये त्रिघात बहुपद नहीं है। और सेकंड वाले ऑप्शन में भी 2 घात दी जा रही है, यानी कि y + y² + 4 ये भी आपका द्विघात बहुपद होगा, बट ये भी त्रिघात बहुपद नहीं होगा। 1 + x ये आपका रैखिक बहुपद होगा, यानी कि इसकी एक घात है, क्योंकि ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। और बट x - x³ ये एक आपका क्या होगा, तो ये आपका त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसकी पावर आपकी 3 दी जा रही है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो क्वेश्चन 9 देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी काफ़ी हर साल आता है, ये फंसता है कि बहुपद 2 + s² + x में s² का गुणांक क्या होगा। तो जब भी हम किसी संख्या का गुणांक देखते हैं तो हम देखते हैं प्लस का चिन्ह है या फिर माइनस का या फिर मल्टीप्लाई का है, तो इस तरीके से हम इसे मार्क्स यानी कि क्या देखते हैं, तो चिन्ह देखते हैं। तो यहाँ पर s² का गुणांक क्या है, तो प्लस का है, यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला यानी कि सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि PS = 2s + 1 के शून्य आपको निकालना होंगे, यानी कि इसके कौन से शून्य होंगे। जब भी हम किसी भी संख्या का जब हम क्या निकालते हैं, शून्य निकालते हैं, तो आपको पता होगा PS = आपका क्या होता है, तो PS = आपका यहाँ पर 0 होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिलहाल के यहाँ पर 2s + 1 है, PS के स्थान पर 2s + 1 यानी 2s + 1 = आपका 0 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर s = बचेगा -1/2 यानी -1/2 आपका विकल्प सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 यानी कि क्वेश्चन 11 भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, यहाँ पर कह रहा है कि s + 1 से 3s² यानी 3s³ + s - 1 को भाग देने पर आपको शेषफल प्राप्त करना है। तो फिलहाल के शेषफल प्राप्त करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आप इस तरीके से कर लीजिए, यानी कि s + 1 से मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, 3s³ है और साथ ही साथ आपका क्या है, तो +x है और फिर उसके बाद आपका -1 है। तो हम किस तरीके से करते हैं, तो हम यहाँ पर करते हैं 3s² आपका यहाँ पर पहले में आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका 3s³ आ जाएगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं 3s² 3s² हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से अगर करते हो तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, फिलहाल कि मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। तो ये हम PS मान लेते हैं, और यहाँ पर s + 1 है, यानी कि s + 1 = आपका यहाँ पर 0 रख दीजिए, यानी कि s = आपका -1 रखना है आपको, तो -1 पुट करना है, तो 3s³ के स्थान पर आपका -1 का क्यूब करना है, यानी कि -1 का क्यूब करना है, प्लस यानी कि x के स्थान पर आपको क्या रखना है, तो -1 रखना है, और -1 इस तरीके से आपका इस तरीके से आ जाएगा, तो यानी कि आपका यहाँ पर 3 बचा। यहाँ पर -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, यानी कि -1 का क्यूब यानी कि -1 ही हो जाएगा, और यहाँ पर -1 है, यानी कि जो आपका यानी कि 3 कम 3 -3 है, माइनस का यहाँ पर ये 2 हो गया, तो -5 फिलहाल की जो आपका यानी कि क्या बचेगा, तो -5, तो 5 में से आपका 3 चला जाएगा, यानी कि आपका क्या बचेगा, तो आपका शेषफल जो बचेगा वह 2 आ जाएगा, यानी कि इसका जो आपका शेषफल प्राप्त होगा तो आपको 2 होगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर क्या होगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 12 क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल कि आपको यानी कि चौथा वाला ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इनमें से कौन है जो कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो आपको बताना होगा कि यानी कि ऐसी संख्या यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें कि 2 चर दिए जा रहे हैं, यानी कि जैसे कि x y दिए जा रहे हों या फिर ABC दिए जा रहे हों, तो आपका पहले वाले विकल्प में आपका एक ही चर है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल s पाया जा रहा है। सेकंड वाले में भी केवल एक ही चर है, क्योंकि यहाँ पर भी s ही पाया जा रहा है। थर्ड वाले में भी एक ही चर है, क्योंकि यहाँ भी s ही पाया जा रहा है। बट जो चौथा वाला
ऑप्शन है उसमें 2x + y = 7 है, यानी कि ये एक यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि x - y = 2 का हल कौन सा होगा, तो आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला रख लेते हैं। x के स्थान पर जब हम 2 रखते हैं तो y के स्थान पर आपको 1 रखना होगा, तो x के स्थान पर 2 यानी कि 2 - 1 = आपका क्या 2 आता है, तो नहीं 1 = 2 नहीं हो सकता है क्या यानी कि ये वाला आपका सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि x के स्थान पर आपको 4 रखना है, y के स्थान पर आपको 2 रखना है, तो 4 में से आपका 2 चला जाएगा यानी कि 2 बचेगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो चुका है। क्वेश्चन 14 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कौन यानी हल होते हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितनी हल होती हैं, तो 1 होता है या फिर 2 होता है या फिर अनंत होता है या फिर संभव नहीं है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के यानी कि 2 तो हल होंगे ही होंगे, बट और भी ज्यादा हो सकते हैं। फिलहाल कि आपका यहाँ पर सेकंड वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको चतुर्थांश बनाकर दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है जिसमें कि 1 2 3 4 यानी कि ये आपका प्लस में चला जाता है 1 2 3 4, और इधर आपका माइनस में चला जाता है, तो माइनस में चला जाता है यानी कि -1 -2 -3 इस तरीके से चला जाता है, और माइनस में आपका नीचे होता है, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि तृतीय है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर चौथा यानी तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16 भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है बिंदु सी का निर्देशांक कौन सा होगा, तो यहाँ पर सी का निर्देशांक क्या दिया रहा है, तो -5, -2 होगा, यानी -5, क्योंकि हम पहले एक्स का निर्देशांक ज्ञात करते हैं फिर उसके बाद वाई का करते हैं, तो -5 दिया जा रहा है, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, तो आपका यहाँ पर प्लस का 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जा रहा है -5, यानी कि 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहले वाला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है 105 डिग्री का संपूरक कोण कौन सा होगा, तो आपको पता होगा कि 105 डिग्री का संपूरक कोण कौन सा होता है, तो दो यानी कि वो ऐसे दो कोण जिनका सम कितना होता है यानी कि जिसका योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है, तो उसमें से हमको कितने घटाना है 105 घटा देते हैं, यानी 105 घटा देते हैं, तो आपका आंसर निकल कर कितना आता है, तो आपका 75 आंसर निकल कर आता है, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 भी काफी महत्वपूर्ण, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उस कोण को क्या कहते हैं, दो कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, तो पूरक कोण कहते हैं, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला सही हो चुका है। और यानी कि जब एक कोण का जब योग यानी कि जब एक कोण ही 90 डिग्री का दिया जाता है तो उसे हम समकोण कहते हैं, और संपूरक कोण क्या होता है, तो 180 डिग्री जिन दो कोणों का योग होता है तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी भी ये वाली एग्जाम्पल में बताया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि आकृति में AOB एक सरल रेखा है तो x का मान आपको बताना होगा, यानी कि AOB एक सरल रेखा है जिसमें आपको x का मान बताना होगा, तो AOB आपकी एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पे आपको पता होगा कि यानी सरल रेखा पर यानी कि बने यानी कि सभी कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है, तो आपका यहाँ पर क्या दिया रहा है, तो 82 आपका यहाँ पर है, और 82 के साथ साथ आपका x है, यानी कि x + 82 = आपका क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि रैखिक युग्म यही कहता है, क्योंकि यही एक रैखिक युग्म का क्या होता है, तो ये एक मान होता है, तो x आपका क्या आ जाएगा निकल कर, तो 180 में से आपका 82 घटा दीजिए, यानी कि 180 में जब हम 82 घटाते हैं तो आपका 98 डिग्री आ जाता है, यानी कि आपका 98 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला ही यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि आकृति में x का मान आपको ज्ञात करना होगा, तो आप सभी को पता होगा x का मान यहाँ पर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो ये एक त्रिभुज यानी कि एक ट्राइंगल दिया जा रहा है, तो आपको पता होगा त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर दो कोण दिए जा रहे हैं, यानी कि आपका 20 है और प्लस 80 है, यानी कि 20 और 80 आपके कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 डिग्री हो जाएगा, तो 100 यहाँ पर आपका यानी कि 180 में से जब आपका यानी कि 100 यानी कि आपको घटाना होगा, तो 180 में से आपका जब हम यानी कि क्या घटाते हैं, तो 100 घटाते हैं तो आपका 80 बचता है, तो 80 आपको पता होगा सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री में से यानी कि जब 80 निकल चुका है, यानी कि 80 जब इधर आ चुका है, तो आपका x का मान क्या आएगा, तो 100 डिग्री आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला सही हो चुका है। क्वेश्चन 21 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आपको मैंने अभी भी ये बताया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का यानी कि तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। मान लो ये एक त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो वह 180 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन यानी कि 22 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, आपको वो भी बताना होगा। साइड एंगल साइड क्या यह सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, तो नहीं, ये एक सर्वांग समता की कसौटी है। और क्या एंगल साइड एंगल क्या यह सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, तो नहीं, ये भी एक सर्वांग समता की कसौटी है। और साइड साइड एंगल क्या यह सर्वांग समता की कसौटी
कसौटी नहीं है तो हाँ नहीं, ये भी एक सर्वांग समता की कसौटी है, इसलिए आपको ये भी रॉन्ग हो जाएगा। चौथा वाला कह रहा है साइड क्या यह है सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, तो नहीं, यानी कि हाँ ये सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, क्योंकि तीनों में ही कम से कम एक यानी कि एक डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। क्वेश्चन 23 भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है यदि एंगल ए इज इक्वल टू आपका एंगल पी है, तब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, तो आपका कौन सा त्रिभुज बनेगा, आप यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान में कर सकते हैं। यहाँ पर आपका त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा, जो कि किसके होगा, त्रिभुज पी क्यू आर के होगा। किस तरीके से होगा तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ए इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या दिया रहा है, तो ए इक्वल टू आपका पी है, यानी कि ए इक्वल टू आपका यहाँ पर पी मैच कर रहा है। आपका यहाँ पर बी इक्वल टू कितना है, तो बी इक्वल टू आपका क्यू है, यानी कि बी इक्वल टू आपका क्यू यहाँ पर मैच कर रहा है, तो सी इक्वल टू आर यहाँ पर आपका इस तरीके से ही आ सकता है। तो फिलहाल क्या आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज के तीन कोणों का योग 110 डिग्री 82 डिग्री एंड एवं कितनी है, तो ये 68 डिग्री होता है, तो चौथा कोण क्या होगा, तो आप सभी को पता होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो यानी कि 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में से हम क्या लेस कर देते हैं, तो हम क्या लेस कर देते हैं, तो 1 है, यानी कि हम क्या लेस कर देते हैं, तो हम तीनों का ही सम कर देते हैं, यानी कि तीनों का ही सम करने पर आपका क्या मिलता है, तो 110 प्लस आपका 82 है, फिर उसके बाद आपका प्लस में 68 है, तो आपका किस तरीके से यहाँ पर सम आता है, तो आपका 2 8 10 हो जाएगा, 0 आपका 1 बचा, तो आपका 2 8 10 यानी कि 10 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या बचा, 10 6 16 बचा आपका यहाँ पर, और यहाँ पर 1 बचेगा आपका, इस तरीके से आपका यहाँ पर किस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या बचा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि आपका यहाँ पर क्या बचेगा, तो 260 हो जाएगा यहाँ पर। तो 260 में से आपका यानी कि 360 में से जब आपका 260 जाएगा, यानी 100 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला ही सही हो जाएगा। आप किस तरीके से समझ सकते हो, यानी कि इन तीनों का ही सम कर दीजिए, तो इन तीनों का सम आपका कितना आता है, 260 डिग्री आता है। तो 360 डिग्री में से आपको 260 यानी कि डिग्री यानी कैंसिल करना है, तो 260 जब हम कैंसिल करते हैं तो आपका 100% यानी कि 100 डिग्री आ जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25 भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल D इज इक्वल टू आपका 135 डिग्री है, तो एंगल B की आपको माप ज्ञात करना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो एक समांतर चतुर्भुज है जो कि ABCD में एंगल D जब आपका 135 डिग्री है, तो एंगल B की माप क्या होगी, तो जब ABCD में यानी कि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज किस तरीके से बनता है, तो आपका इस तरीके से बनता है। मान लो AB यानी कि ABCD ये है, तो आपका D इक्वल टू आपका क्या है, तो 135 डिग्री है, यानी कि 135 डिग्री है, तो आपका यहाँ पर ये भी आपका कोण कितना होगा, तो आपको यहाँ पर देखना होगा 135 डिग्री, तो 135 डिग्री है। तो फिलहाल की मैं आपको बता रहा हूँ समांतर है, इनकी समांतर है, तो आपका इस तरीके से आ जाएगा निकल कर, यानी कि ये जब 135 डिग्री है तो आपका ये यानी कि 180 डिग्री के यानी इस तरीके से आपका सम होता है, तो ये भी आपका 135 डिग्री ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, तो सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह परस्पर बराबर होते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा, तो सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वह कैसे होते हैं, तो सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह बराबर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित इस समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में होते हैं। यहाँ पर कह रहा है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में कैसे होते हैं, तो बड़ा छोटा होता है, बराबर होता है, फिर आधा होता है, इनमें से सभी, तो आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 28 भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको पता होगा इनके एक बनेंगे 1/2, आपका क्या होता है, इस तरीके से आपका यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आपका 14 आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर निकल गया 2 7 14 यानी 7 5 35 यानी 7 5 35 यानी कि आपका क्या आ जाएगा, तो 35 पर सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन 29 भी काफी महत्वपूर्ण है। एक चक्रीय चतुर्भुज में एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू आपका क्या होता है, तो चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसमें हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। मान लो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो उसमें एंगल A एंगल C बराबर क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30 भी काफी महत्वपूर्ण है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त ये है, मान लो ये एक वृत्त है, इसमें यानी कि जो केंद्र होता है
तो वही से जो सबसे बड़ी जो जीवा होती है तो वही होती है, तो केंद्र की जो जीवा होती है तो वही सबसे बड़ी होती है, वह क्या कहलाती है, वह व्यास कहलाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। क्वेश्चन 31 भी काफी महत्वपूर्ण है कि पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की आपको रचना संभव बनाना है, यानी कि रचना भी करना है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ 37 यानी कि 37 यानी कि 0.5 डिग्री का आपको क्या बनाना है, तो कोण बनाना है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पर बना सकते हो। फिलहाल कि मेरे पास यहाँ पर पटरी प्रकार नहीं है, तो फिलहाल कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा। क्वेश्चन में 32 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है हीरोन का सूत्र क्या होगा, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है तो आपको वो बताना होगा, यानी कि आपको क्या बनाना है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है फिलहाल के पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना यानी कि रचना करना संभव है, तो आपको बता यहाँ पर दिखा रहा है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री की यानी कि संरचना करना काफ़ी ही पॉसिबल होगा, क्योंकि हम 37 डिग्री का हम कैसे बना सकते हैं। फिलहाल कि आपका यहाँ पर सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, बनने को ये भी बन जाएगा, बट यहाँ पर आपको काफ़ी ही जी पड़ेगा सेकंड वाला, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो हीरोन का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन है आपका यहाँ पर कह रहा है कि साइड यानी कि आपका यहाँ पर अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 33 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर 120 मीटर और 22 मीटर की हैं, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो आपको इसका भी परिमाप निकालना है। फिलहाल कि मैं आपको बता रहा हूँ यानी कि 122 प्लस 100, यानी कि आप किस तरीके से निकालते हैं, यानी 122 प्लस आपका 120 और प्लस आपका 22, इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं। तो 144 यहाँ पर हो जाएगा, और 144 के बाद आपका यहाँ पर क्या है, तो 120 है, तो आपका किस तरीके से हो जाएगा 164, यानी कि आपका विकल्प जो होगा यानी कि 264 आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34 भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जब 60 मीटर है तो 60 सेंटीमीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, यानी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो जब 60 सेंटीमीटर है यानी कि 3a इक्वल टू आपका 60 है, तो आपका a इक्वल टू आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 96 सेंटीमीटर यानी 96 घन सेंटीमीटर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या है यहाँ पर, तो जो यानी कि घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a² होता है, यानी 6a² होता है। आपका क्या दिया जा रहा है 96 है, यानी कि 96 वर्ग सेंटीमीटर है। तो 6 से जब हम इसे काटते हैं तो 6 × 6 आपका यहाँ पर 3 बचा, यानी कि आपका 6 × 36, यानी कि आपका क्या बचा, तो a² आपका यहाँ पर बचा 16 है। तो a इक्वल टू आपका क्या निकल कर आएगा, a इक्वल टू आपका √16 आ जाएगा, यानी कि आपका a इक्वल टू आपका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा निकल कर। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का होल क्यों होता है, यानी कि जब a इक्वल टू आपका क्या है, तो a इक्वल टू आपका 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो यानी कि घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा का होल क्यूब होता है, यानी कि a का क्यूब होता है, तो 4 का जब हम क्यूब करते हैं, ये 4 का क्यूब आपका क्या होता है, तो 4 × 4 × 4, यानी कि 4 × 4 × 4 आपको पता होगा 4 चौक 16 चौका 64, यानी कि आपका यहाँ पर क्या होता है, यानी कि 64 घन क्यूब घन सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या जब r है और ऊंचाई h है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 2πr/h होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 37 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक शंकु जिसकी ऊंचाई h है, त्रिज्या r है और त्रियक ऊंचाई l है, तो यानी कि आयतन कितना होगा। तो शंकु का जो आयतन होता है वह होता है 1/3 πr² होता है, यानी कि πr² होता है। कि यहाँ पर क्या कह रहा है, आयतन कह रहा है, तो आपको आयतन ही यानी कि ज्ञात करना है, क्योंकि त्रियक ऊंचाई l होती है। फिलहाल कि हमें त्रियक ऊंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है शंकु के आयतन में। तो आपका विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38 भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या r है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको वो भी निकालना होगा। फिलहाल कि आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि 2πr² होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 39 क्या कह रहा है कि वर्ग अंतराल 10 से 25 तक की उच्च सीमा क्या होगी। तो उच्च सीमा यानी कि बड़ी वाली होती है, यानी कि 25 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 40 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन रखा गया है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/2 होगी, क्योंकि एक ही बार उछाला जा रहा है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपके समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वाले पार्ट में।